सो प्रीवियस लेक्चर में अगर हम बात करें, प्रीवियस लेक्चर में देखिए हमने क्या स्टडी किया हुआ था। सो ग्रेविटेशन चल रहा था। ग्रेविटेशन के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो गए थे हमारे ग्रेविटेशन में। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर किया हुआ था, उसमें कुछ डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का सिग्निफिकेंस देखा था, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, कैसा है। अगर हम उसे देख नहीं सकते तो हम उन्हें कुछ लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस। ओके, फिर फील्ड लाइंस की कुछ मैंने प्रॉपर्टीज बताई। उसके बाद हमने बात की कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैसे देखेंगे, मतलब कितनी ज्यादा अमाउंट में ग्रेविटेशनल फील्ड है, अमाउंट कैसे चेक करेंगे। तो हमने उसे बोला इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि यार वो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना इंटेंस है किसी जगह पर। तो हमने उसका डेफिनेशन देखा, इंटेंसिटी के बारे में डिटेल्स हमने देखी, सारी चीजें। फिर उसके बाद हमने बात की कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए इंटेंसिटी कैसा रहता है, वो चीज हमने वहां पर देखा। तो लेट से हमने पॉइंट मास के लिए देखा कि यार किसी पोजीशन पर इंटेंसिटी का फार्मूला क्या रहेगा। फिर हमने एक शेल के लिए बात किया कि एक अगर हॉलो शेल है तो अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी और बाहर वाले पॉइंट पे किस फॉर्मेट में रहेगी। तो ये सभी लोगों को याद है, सब लोगों ने ये रिवाइज किया हुआ है पोर्शन। ओके, वेरी गुड है, यस सर। गुड गुड। फिर सॉलिड की बात की और मैंने बताया ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में अर्थ है, अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर की तरह कंपेयर करते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो इनसाइड है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रहता है, एक्स की सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, इसलिए फिगर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। मतलब सेंटर पर क्या होती है, बिल्कुल जीरो होती है और बाहर जाने में धीरे धीरे बढ़ती रहती है। फिर जैसे ही हम सरफेस पे पहुंच जाते हैं फुल आ जाती है मैक्स वैल्यू, और जैसे बाहर जाने लगते हैं फिर से डिक्रीज होने लगती है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली थी। फिर हमने बात की थी कुछ वैल्यूज एग्जांपल की, ये सारी चीजें। फिर हमने स्टार्ट किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी के बारे में बात की। और हमने कुछ बातें की थी कि स्मॉल जी की वैल्यू पर इफेक्ट क्या 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 पड़ता है, लाइक डेंसिटी को कैसे रिलेट करेंगे, डेंसिटी वाला रिलेशन देखा, उस पर एग्जाम्पल देखे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अर्थ सरफेस से हाइट का क्या फर्क पड़ेगा। हाइट पर हमने स्पेशल पॉइंट्स भी कुछ लिखे थे कि हाइट अगर मिनिमम है तो फिर हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये 2h/r का जो इफेक्ट आता है वो पार्ट हमने स्टडी किया। फिर हमने डेप्थ के लिए भी स्टडी किया और फिर दोनों को रिलेट भी किया स्पेशल पॉइंट के फॉर्मेट में, ये वाला रिलेशन भी लिखा, बट कब के लिए, फॉर स्मॉलर हाइट्स। ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। बताए यहाँ तक किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके गुड। तो जी के हमने कितने केसेस देख लिए, 3 केसेस तक हमने देख लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4th केस से। सो कंटिन्यूड है, इफेक्ट ऑन जी, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का क्या इफेक्ट है। तो 4th पॉइंट है आज इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। हाँ सर, मैंने वो डाउट पूछा था हाँ वही, तो मैंने यही बोला था कि वी हैव नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग सर शेप। अर्थ रिवॉल्व होती है तो उसका भी हो सकता है ना? अब बेटा वो 5th पॉइंट है, ठीक है। ओके तो सर। अगर हम देखें कि लेट्स से अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, कुछ पोल्स पे अगर हम देखें तो पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है अर्थ। तो अगर अर्थ की बात करें तो लेट्स से ये इसका एक्सिस है और इसके अराउंड ये रोटेट होती है। तो सिचुएशन ये है कि ये जो सरफेस है जिन्हें टॉप पर हम बात करें तो इनको बोलते हैं पोल्स। तो ये पॉइंट है पोल्स, और ये जो बीच की मिडल लाइन है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। तो सिचुएशन ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस, ये इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल्स पर क्या है, कम है, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ का शेप कैसा है, थोड़ा सा फ्लैट है। ऐसा एग्जैक्ट सर्किल होता तो एकदम सारी लेंथ सेम होती, बट एग्जैक्ट सर्किल की जगह थोड़ा सा ओवल है, ऊपर टॉप पर और बॉटम पर ओवल्ड है। तो इसका मतलब ये होगा कि काम की बात देखें तो काम की बात ये है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। सर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सर, थोड़ा लैग हो रहा है। ओके, थोड़ा लैग हो रहा है क्या स्क्रीन में? अभी ओके है क्या? यस सर। हाँ सर। तो
तो देख लेते हैं। अभी हमने क्या पॉइंट बताया कि जो रेडियस एट पोल है वो क्या है, लेस है किससे, रेडियस एट सेंटर। इक्वेटर पे, ठीक है। हाँ इसका मतलब ये होगा कि जी का फॉर्मूला क्या था, जी का फॉर्मूला याद करो, जी का फॉर्मूला एट सरफेस, सर स्मॉल जी या कैपिटल जी? स्मॉल जी भाई, कैपिटल जी का फॉर्मूला ही नहीं, वो तो हाँ सॉरी वो कौन सा? GM by R square। वेरी हाँ गुड, जी एम बाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर तो सोचो अगर आर कम हो जाएगा तो जी क्या हो जाएगा, वहां पर बढ़ता जाएगा। बढ़ जाएगा, तो इसलिए जी एट पोल्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ, जी एट पोल्स इज हायर देन जी एट इक्वेटर। तो इफेक्ट समझ आया कि पोल्स पे जी ज्यादा होगा और इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होगी। डन, ओके। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अर्थ के रेडियस का फर्क था, और रेडियस में डिफरेंस कितना होता है, नियरली 21 किलोमीटर्स का, सिर्फ सिर्फ 21 किलोमीटर्स एज कम्पेयर टू 6400, 21 किलोमीटर बहुत ही कम ही है डिफरेंस। सर लेकिन वो भी 0.2 का डिफरेंस बना हाँ रहे। हाँ, फिर भी वो एटलीस्ट 0.2% का तो नियरली डिफरेंस है। देखें, फिफ्थ पॉइंट है रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। सर लैग हो रहा सर है। वापस लैग हो रहा है। ओके, एक सेकंड वेट करें, फिर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके, देखें, रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब हमें पता है दो चीजें होती हैं, अर्थ रिवॉल्व भी करती है अराउंड द सन और सेल्फ एक्सिस पे रोटेट भी करती है, मतलब इस तरीके से अर्थ रोटेट भी होती है, यहाँ पर अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है। तो याद है मैंने घूमने वाली स्पीड को बताया था, एंगुलर स्पीड, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, डब्ल्यू। डब्ल्यू या हाँ सर, ओमेगा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड। एंगुलर। हाँ, मतलब सर ये डब्ल्यू मतलब ओमेगा है। ओमेगा है, डब्ल्यू मतलब यहाँ पे क्या है, ओमेगा, इसका नेम होता है ओमेगा। हम्म। तो अभी सिचुएशन ये है कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि सपोज ये रोड स्ट्रेट है, अभी सडनली कोई टर्न आ जाए और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व ले रहा है, तो पता है ना आपको बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है, हाँ हाँ सर। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। चलो देखते हैं कितने लोग को याद है, सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला बताओ, mv/r²। mv स्क्वायर बाई आर। हाँ ओके, नाइस एफर्ट। ओके, तो mv स्क्वायर बाई आर ये वैल्यू है। ये कब लगता है, जब कोई भी चीज रोटेट होने का ट्राई करती है, किसी हाँ सर्कल पे घूमती है। तो जरा सोचो, अर्थ पे जो पर्सन यहाँ पर है, जो पर्सन यहाँ पर है वो भी तो इनडायरेक्टली रोटेट हो रहा है ना, हाँ जो पर्सन हाँ यहाँ पर है वो भी इनडायरेक्टली ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। सर लेकिन जो इक्वेटर पे है वो ज्यादा रोटेट हो रहा होगा। हाँ, जो इक्वेटर पे है वो ज्यादा डिस्टेंस पर है, जो इस पर है वो कम है। तो अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो इसका मतलब इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, यस। सेंट्रीफ्यूगल, हाँ सर लेकिन सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल तो भी लग रहा होगा ना। अरे, ये समझाया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो रियल फोर्स है, कैलकुलेशन के लिए काम आता है। जब भी कभी हम ऑब्जेक्ट को पकड़ के चेक करते हैं तो हमेशा सिर्फ क्या लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। जब हम ऐसे ग्राउंड से देखते हैं तो फिर हम सेंट्रीपिटल की बातें करते हैं। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो क्लास जो है 10th में हम सिखाते हैं इन डिटेल कैलकुलेशन। तो अभी आप टेंशन मत लो कि क्यों सेंट्रीपिटल नहीं लगाना है, सेंट्रीफ्यूगल ही लगाना है। कभी भी कोई चीज रोटेट हो रही है, मतलब किसी कर्व पाथ पे मूव हो रही है, मेरे अकॉर्डिंग आप हमेशा उस पर क्या लगा दो, बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। बस, ज्यादा सोचना ही नहीं है। और आप जनरल फीलिंग है, आप लोगों ने फील भी किया होगा, कार अगर टर्न लेती है ऐसे
तो आपको आउटसाइड की तरफ पुश फील होता है ना, हाँ सर। बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ओनली। तो वो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी हमें पुश फील होगा। तो इसका मतलब जी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, समझ आया? जी हाँ की सर। वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके गुड। अभी सर हाँ फिर रिवॉल्यूशन की वजह से भी होगा ना? नहीं, रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो कंपनसेट हो रहा है ग्रेविटी के थ्रू। रेवोल्यूशन की वजह से हाँ भी आना चाहिए सन के अराउंड, बट वो अर्थ और सन की ग्रेविटी उसे बैलेंस कर रही है ना, हाँ वो वाला सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस्ड है। जो हम खुद घूम रहे हैं वो एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल लगता है। तो उसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो जी की वैल्यू है, जो जी डैश फील होगी वो होगी जी माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रे सेंट्रीफ्यूगल। हाँ सेंट्रीफ्यूगल वाला लॉस होगा ना, हाँ हाँ क्लियर? तो क्वेश्चन में सेंट्रीफ्यूगल देगा वो अगर पूछा नहीं तो? देगा ना, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्लास 9th में आपको इतनी डिटेल देगा ही नहीं। तो क्लास 9th में सिर्फ हम बात करेंगे कि कम होगा या ज्यादा होगा। मैं ये बात नहीं करूंगा कि कितना होगा, मैं आपको ये फॉर्मूला बताऊंगा ही नहीं, मैं आपको ओमेगा वाला फॉर्मूला बताऊंगा ही नहीं। बाय द वे हाँ अगर सर, चाहिए तो मतलब यहाँ जनरल में डिस्कस करेंगे, हाँ कम या ज्यादा। mv² बाई नॉट आर डिटेल। होता है फॉर्मूला, और ओमेगा के टर्म्स में फॉर्मूला हो जाता है m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, तो जर्नल वे पे, सिंपल वे पे अगर मैं देखूं कि जितना ज्यादा यहाँ पर होगा उतना ज्यादा इफेक्ट फील होगा, तो इफेक्ट किसके लिए ज्यादा होगा? इक्वेटर पर ज्यादा होगा, और पोल वाले को तो फील ही नहीं आएगा ना, वो तो बहुत छोटा सा सर्किल बना रहा होगा। तो हाँ मतलब हाँ, नेग्लिजिबल। यहाँ पर ज्यादा होगा। इक्वेटर। या इफेक्ट इज मोर एट इक्वेटर देन पोल्स, क्लियर? तो ये हुई पहली बात। अगर इफेक्ट ज्यादा है तो ये इफेक्ट कर क्या रहा है? ये इफेक्ट तो लॉस क्रिएट कर रहा है ना, ये इफेक्ट क्या कर रहा है? लॉस क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज द इफेक्ट इज कॉजिंग अ लॉस, बिकॉज द इफेक्ट इज कॉजिंग अ लॉस, लॉस इन जी, तो इसका मतलब क्या होगा? जहां पर ज्यादा इफेक्ट वहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम। क्लियर? सो ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन के वजह से भी जी की वैल्यू इक्वेटर पर घटेगी। जो है, यस, काफी कम हो जाएगी एज कम हो कंपेयर जाएगी। टू पोल्स। समझ आया? तो जब हम दोनों इफेक्ट को मिला देते हैं, कौन कौन से इफेक्ट को मिला देते हैं? सर फोर्थ वाले ये को और वाला, फिफ्थ वाले को, फिफ्थ वाले को, मतलब शेप और रेडियस डिफरेंस रोटेशन। और रोटेशन का। रेडियस डिफरेंस और रोटेशन दोनों मिला देते हैं, तब इक्वेटर पे आंसर आता है 9.81 और पोल्स पे आंसर आता है 10, मतलब नियरली 9.98 समथिंग, हम्म विच इज नियरली 10। समझ आया अभी? तो वो सर जो तभी अफ्रीका में कुछ चेंज आता है हाँ मतलब फेट में। एग्जैक्टली exactly, तो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज आता जाएगा, फेस चेंज जो यहाँ पे है, मतलब वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है। तो जो कंट्रीज यहाँ पर है और जो कंट्रीज यहाँ पर है उनके दोनों पे जी की वैल्यूज पे डिफरेंस रहेगा। सर हमारा अप्रोक्स 9.85 ही होगा ना, क्योंकि हम हम्म, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं। एग्जैक्टली exactly. तो हम लोग के लिए ऑलमोस्ट 9.8 होगा, मतलब अगर आप स्कूल पे जाओगे तो आप 9.8 कब के नियर अबाउट पाओगे जब आप कैलकुलेट करोगे जी। हम्म अच्छा, किसी को ये नहीं लग रहा कि जी सर कैलकुलेट कैसे करते हैं? ओके, तो अभी ये आपका सिलेबस का कुछ पार्ट नहीं है जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट सिंपल वे पे बताऊं अगर, तो जी का सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट जो क्लास 11th के स्टूडेंट को कराया जाता है, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्लियर? हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड जी एक्सपेरिमेंटली। सर, मतलब ये जो वैल्यूज हम निकाले हैं 9.81 वाला, वो हाँ, एक्सपेरिमेंट से निकाले हैं या कुछ ना ना ना, स्पेसिफिक फार्मूला है? अरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाले ना, बताया था ना, हाँ एम्बैरसमेंट। मैथमेटिकली ये सर, वैल्यू फिर है। हम ये अभी कौन सा फाइंड कर रहे हैं? हाउ टू कौन सा? कैलकुलेट? ये ये जो आप एक्सपेरिमेंट हाँ मतलब चेक कर रहा है, मतलब मैंने हाँ
जनरली बताया कि सपोज आप कोल्हापुर में हो और आप जी की वैल्यू वहां पर 9.79 आ रही है, सॉरी बहुत कम हो गई, हाँ 9. लेट्स से 8 आ रही है, 81 नहीं 8 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप एक्सपेरिमेंट से चेक करके बता रहे हो, हम्म ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो फिक्स बता देगी कि 9.81 आ रहा है या फिर 9.79 आ रहा है, कितना आ रहा है वो आपको एक्सपेरिमेंट उससे पता चलेगा। मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जो आप घर पे भी कर सकते हो, और इतना अच्छा नहीं बट नियरली 10% का एरर आएगा आपको, बट आ जाएगा आपको सॉल्विंग। देखिए एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा है। आप एक थ्रेड से एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर सकते हो, ठीक है। थ्रेड इलास्टिक नहीं होना चाहिए कि रबर नहीं कर देना है, ठीक है। प्रॉपर कोई थ्रेड यूज कर सकते हो। अब आपको इस छोटे से ऑब्जेक्ट को इसे बॉब बोलते हैं, और बेसिकली सेटअप को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। हम्म तो आप घर पे भी कुछ भी कर सकते हो, ऐसे थ्रेड करके चेक कर सकते हो। सिंपल पेंडुलम आप लोग ट्राई करके दे बता भी सकते हो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में कि किसी ने ट्राई किया या नहीं, कि एक्सपेरिमेंट से क्या है। अभी आपको क्या करना है, इस पेंडुलम को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कितना 10 डिग्री, अब ऐसा नहीं कि उसको पूरा यहाँ तक लेके छोड़ दिया, बहुत ही स्मॉल, नियरली 10 डिग्री, मैक्स है 15 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं, नियरली 15 डिग्री से इस तरफ लेके जाओ और छोड़ दो। तो ये क्या फिर वो करेगा, ऑसिलेट इधर करेगा। भी उतना ही आएगा। हाँ, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब ये क्या करते हैं, इसका टाइम पीरियड नोट करते हैं। तो आप क्या करो, धीरे धीरे ये स्लो होता जाएगा, तो ऐसे जगह पे रहो हाँ जहाँ पे एयर वगैरह फ्रिक्शन ज्यादा नहीं है। तो लेट्स से चेक चेक टाइम फॉर लेट्स से 20 ऑसिलेशंस और 40 ऑसिलेशंस हम्म और 40 ऑसिलेशन। याद है मैंने एक्सपेरिमेंटल स्किल में बताया था, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट लोगे उतना एरर कम आएगा, हाँ बट ज्यादा लोगे तो रुक भी जाएगा ना वो थोड़ी देर में, तो इसलिए हाँ सर 20 और इसीलिए 40 20 पे ही करते हैं क्योंकि 20 पे कर लो और 40। 40 पे करके चेक कर लो, 40 तक रहता है। अब ऑसिलेशन क्या होता है, वन ऑसिलेशन मतलब होता है फुल कंप्लीट, मतलब देखे वन ऑसिलेशन होता है ये बॉब पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, देखें यहाँ से आपने ड्रॉप किया, यहाँ से आपने इसे ड्रॉप किया। अब ऑसिलेशन देखना किसे कहते हैं, ऑसिलेशन होता है पहले ये अदर एंड तक जाएगा और रिटर्न इस पॉइंट को आएगा, इसको बोलते हैं वन फुल ऑसिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, वन फुल ऑसिलेशन, मतलब अपोजिट एंड तक गया और वापस आ गया वहीं पे, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो इसका मतलब ऐसे आपको चेक करना है कितना, 40 ऑसिलेशंस का या 20 ऑसिलेशंस का टाइम चेक कर लो, मोबाइल लेके स्टॉप वॉच ओपन करो और जल्दी से एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लो टाइम। अच्छा टाइम आ गया, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। याद है किसी को ये फॉर्मूला, नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, क्या किसका, टाइम पीरियड का। अभी समझना, ये किसका फॉर्मूला, टाइम पीरियड का। तो सपोज आपने देखा कि लेट से 20 ऑसिलेशंस को टाइम, मैं थोड़ा सा इसे साइड कर देता हूँ, लेट से टाइम कंज्यूम्ड, लेट से टाइम कंज्यूम्ड इज लेट से 15 सेकेंड उसे लगे। मोबाइल से चेक कर रहे हो तो आप देख सकते हो 15.6 सेकेंड लेट से लगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर वन वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 20 ऑसिलेशन का पता है तो वन का निकाल सकते हैं ना, ठीक है। हाँ कैसे करेंगे, बिकॉज फॉर फॉर 20 ऑसिलेशंस टाइम कितना लगा, 15.6 सेकेंड। स्टॉप वॉच से चेक करना है, ठीक है। तो फॉर वन ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, 15.6 डिवाइडेड बाय divided by 20। 20. या वेरी गुड, सो इट इज डिवाइडेड बाय 20। देखो कितना आ गया, 0.6 का 8 टाइम्स जाएगा, 7 8 7. 7, ओके और 8। सो इतना टाइम कंज्यूम हो गया, मतलब टाइम पीरियड आ गया ना।
समझ आ गया? इसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो अभी हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो हमारे पास टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π/L सर एक डाउट है। हाँ, सर ये स्मॉल एल का मतलब? L मतलब है लेंथ ऑफ द थ्रेड, हाँ वो भी। लेंथ ऑफ थ्रेड। क्लियर? अरे ये थ्रेड है ना, ये क्या है उसका? L। हाँ हाँ हाँ। तो ये है उसका L। और थ्रेड ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सेंटर तक लेना होता है डिस्टेंस। तो इसलिए ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट मत लगाइए कि आप फिर वो लेंथ में भी प्रॉब्लम आ जाए। सर वो तो जी देखो, क्या है? जी ही तो जी है जो फाइंड करना है। स्क्वायर हाँ कर दे दोनों साइड का। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। तो देखो जी का आंसर आ गया। कैलकुलेट कर सकते हैं ना घर पे। 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दो, जी का आंसर आ जाएगा आपका। हाँ सर ये कैलकुलेटर पे करते हैं। ये कैलकुलेटर पे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। बट एल तो चेक करके कर लो। टाइम स्टॉप वॉच से चेक कर लो, देखो जी की वैल्यू कितनी आती है। हाँ नियरली सर जो हमारा आती है वो 9.7 के आसपास आ जाती है, जो आप घर पे चेक करते हैं। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी है ना, एयर रेजिस्टेंस से इसके ऑसिलेशन स्लो होने लग जाते हैं ना। हाँ सर अगर वो 10 ऑसिलेशंस में रुक गया तो? नहीं रुकेगा बेटा। यस सर। इसका मतलब एयर बहुत ज्यादा है आपके यहाँ पर। 10 ऑसिलेशन पे तो जल्दी नहीं रुकता, मिनिमम 20 ऑसिलेशन तो आराम से हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इधर उधर पे थोड़ा सा काम रह के आसपास बिल्कुल भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, 10 में भी चलेगा तो 10 में भी कर लो, बट वैल्यू उतनी अच्छी नहीं आएगी फिर। हाँ मतलब परफेक्शन लूज हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप हमें बताओ कि किसने कितने एक्सपेरिमेंट किया, कितने टाइम्स का ऑसिलेशन चेक किया और क्या क्या रिजल्ट्स आए। ठीक है? यस सर यस अगर सर। हाँ, वैक्यूम में करेंगे तो फिर उसकी जी की वैल्यू 9.8 ही आएगी। एग्जैक्ट 9.8 आ जाएगी, 9.81 एग्जैक्ट। बट वैक्यूम में करने जाने के लिए, वैक्यूम में आप समझ रहे हो, आपको वैक्यूम पूरा बनाना मुश्किल है। यस नहीं, सर। बनाना मुश्किल नहीं है, इतना भी टफ नहीं है। वो जो ज्वेलर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा उनके यहाँ एक बॉक्स होता है और एक ऐसा एक सिंपल सा वो होता है ना, वेइंग बैलेंस ऐसा। हाँ हाँ, वो जो वेइंग बैलेंस होता है, उस पे वो लोग काफी एयर हटा देते हैं। वो ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं, वहां पे एयर रेजिस्टेंस सेपरेट नहीं आता। जितनी एयर फिक्स रहती है उतनी ही रहती है। तो मतलब काफी एक्यूरेट माना जाता है वो वेइंग बैलेंस जो उनका है। क्योंकि थोड़ा गोल्ड में बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा ना उनको। तो हाँ हाँ आप अगर उनका बॉक्स ले ले और वहां पे अपना सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट करके चेक करें, तो काफी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? सर, पर वो देंगे ही नहीं। हाँ, नहीं देंगे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हाँ सर। करना है। घर पे ही नॉर्मली कर लो और टेंशन नहीं लेना। 9.6 या 9.7 तक आ जाती है वैल्यू। हाँ चले, कोई बात नहीं, देखेंगे हम। सर। और अगर हमने लेंथ सेंटीमीटर में कैलकुलेट की तो भी चलता है ना, या उसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे? बेटा, मार खाने वाला काम कर रहे हो। इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर में क्यों रख दोगे? हाँ उसे भी मीटर में ही। मीटर में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हाँ करना है। एमकेएस यूनिट ही रखेंगे, तभी आंसर आएगा। हाँ चले वापस आते हैं। जी के बारे में डिस्कशन हो गया यार, जी का बहुत डिस्कशन हो गया। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। जी के बारे में सबको समझ आ गया यार अच्छे से, कि किस तरीके से सरफेस पे जाने पे अर्थ के सेंटर पे जी कितना होता है? एकदम जीरो। एकदम जीरो। ठीक है, अगर सरफेस पे देखें तो यहाँ पे 9.8, और इससे ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा और नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगा। Decrease। लेकिन मतलब नीचे सरफेस पे। आर तक आके जीरो हो जाएगा, लेकिन सरफेस इस पे पे तो मैक्स है। इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। मतलब ऐसा कहीं पे जीरो नहीं होगा। ऐसा बोल नहीं सकते कि आर, बताओ 5 आर पे जीरो हो जाएगा, क्या नहीं, लेस हो जाएगी वैल्यू बहुत। जीरो इनफाइनाइट पे जाके होगा। चले, तो यहाँ तक काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अर्थ की एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें। चले, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखिए यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी काफी लोगों ने सुना होगा, क्लास 8 में था ना, वर्क एनर्जी करके। बताएं हाँ पोटेंशियल एमजीएच। एमजीएच याद आ रहा है क्या बाकी लोग को भी? हाँ एम हाँ जी। हाँ इस बार भी है। एमजीएच
पक्का सबको याद आ रहा है mgh? ठीक है, यस सर। चले अब हम बात करते हैं कि थोड़ा रियल वाली बात करते हैं कि वो mgh गलत है, वो उस पे कंस्ट्रेन है, क्यों वो एग्जैक्ट नहीं है। देखें सर, और suppose वो आशीष सर ने एक और भी फॉर्मूला बताया था कि चले Q1 Q2 देख वाला। लेते हैं, देख लेते हैं अभी। तो पॉइंट ये है, सपोज ये अर्थ है और हमने बात की कि लेट से अर्थ की रेडियस है r और हम अर्थ से के सरफेस से कुछ h हाइट पर हैं। यहाँ पर हमें एनर्जी चेक करनी है। हम अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है, तो एनर्जी कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो होता यह है कि इस पोजीशन को मैंने बताया कि पूरी डिस्टेंस को हम स्मॉल r से लिख दिया करते हैं हमेशा। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल एनर्जी का, वो क्या होता है देखें, उसे u से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है माइनस g कैपिटल M मतलब इसका मास और लेट से किसी और जिस ऑब्जेक्ट की हमें चेक करना है उसका मास क्या है, स्मॉल m। तो क्या होगा माइनस g कैपिटल M स्मॉल m ओवर, याद है फोर्स में क्या होता है, स्क्वायर होता है, एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता। बस ये सिंपल आर। सिंपल आर है। तो अगर मैं और अच्छे से देखूं तो इस आर का मतलब क्या है, इस आर का मतलब मैं लिख देता हूं, इस आर का मतलब है r प्लस एच। क्लियर सबको याद रहेगा, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। सर नो सर। अब देखिए थोड़ा सा अभी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट सीख लेते हैं कि यार इसका मतलब वो जो mgh पढ़ा वो गलत है क्या? नहीं, देखते हैं कि वो कब के लिए वैलिड है। तो ये परफेक्ट है, ये एग्जैक्ट है, मतलब इस पे कुछ भी सोचने की बात नहीं है। एक काम की चीज आती है नेगेटिव, बताओ ये नेगेटिव का क्या मतलब है? एनर्जी नेगेटिव में क्यों आ रही है? याद हो, हाँ अब सर। वासु सर ने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होने का क्या पर्पस है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव shows a stable system। इसका मतलब कोई भी सिस्टम जो आपको स्टेबल दिख रहा हो, सपोज आपकी एक चेयर है अच्छे से रखी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव। ऑल्दो हम इतनी डीप बात नहीं करते ज्यादा, लेकिन ये परफेक्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, स्टेबल सिस्टम है एक, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। 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 सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कई बार केमिस्ट्री में भी बताते हैं, ऐसे समझाते हैं कि यार किसी के पास एनर्जी इज लाइक मनी, अगर ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा मनी है, तो वो इधर उधर उछलता रहेगा, उसको इन्वेस्ट करने का ट्राई करेगा। लेकिन जिसके पास नहीं है पैसा, वो एकदम चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं। तो जिसके पास एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, वो कैसा रहेगा, स्टेबल। स्टेबल रहेगा। टेबल। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या बताती है, स्टेबल सिस्टम। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव बताती है क्या, अनस्टेबल सिस्टम। ओके, तो बेसिकली हमारी ग्रेविटेशनल कैसी रहती है, स्टेबल सिस्टम है ना, ये ऑब्जेक्ट हाँ एकदम सर, इसीलिए हमें सिस्टम है। जी की वैल्यू -9.8 लेनी चाहिए, तो ये माइनस में आएगी। नहीं, जी की वैल्यू -9.8, ये कहाँ पर आ गए तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव से लिखते हैं, बस ये आपको माइंड में रखना है। नेगेटिव सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक स्टेबल सिस्टम है। चले, अच्छा अब बात करते दूसरी वाली, क्या इफ एच अगर बहुत ही कम हो जाए किससे, आर से, समझ गए? तो वो जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, अच्छा एक मिनट पहले लिख लेते हैं, एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अर्थ सरफेस पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू माइनस जी एम एम बाई आर। हाँ। एच की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है सिर्फ काम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखूं एट एच हाइट बट एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, समझ रहे हो? ये कब के लिए वैलिड है, ऑलवेज। ये कब वैलिड है, ऑलवेज, कैसा भी जब एच हो, 2r 3r कुछ भी हो, लेकिन ये कब के लिए, जब एच कुछ हो, 3 किलोमीटर पे चेक करना है, 10 किलोमीटर पे देखना है, तो बेटा 6400 के लिए 10 तो बहुत छोटा है ना। हाँ, मतलब सिग्निफिकेंस नहीं बना रहा है तब। तो 1% तब से के भी लिए छोटा है। डायरेक्ट फार्मूला, तब के लिए होता है ये फार्मूला क्या, u इज इक्वल टू होता है माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एम जी एच।
क्लियर? तो आपको अगर याद आ रहा हो कि ये जो हम mgh यूज करते हैं, इसमें कभी भी हम ऐसा किलोमीटर नहीं रख देते कि 400 किलोमीटर रख दिया, नहीं, इसमें हमेशा हम 10 मीटर 20 मीटर हाइट पर ऐसे ही चेक सर करते ये हैं। mgh क्या है? mgh बेटा एनर्जी, ये सरफेस की एनर्जी है और ये h हाइट की एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो हम तो एनर्जी कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं mgh। इसका मतलब ये है कि नोविंगली हम इसको क्या मान लेते हैं, जीरो। जीरो। इसलिए मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला mgh है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट। मतलब सपोज आप रोड में हो और आपने एक h हाइट पर ऑब्जेक्ट रखा, तो आप क्या बोलोगे, इसकी एनर्जी कितनी है, mgh। अब सोचो आप एक बिल्डिंग के रूफटॉप पे खड़े हो और अब आपने h हाइट पे रखा है ऑब्जेक्ट, तब भी आप एनर्जी क्या बोल देते हो, mgh। तो ये वाली हाइट कहाँ गई भाई, ये ऐसा हुआ कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एनर्जी, दिस इज अ रेफरेंस बेस्ड, दैट यू हैव कंसिडर्ड योर रेफरेंस जीरो हियर। हाँ, मतलब हमने प्राइमरी है वो ही हटा दिया। हाँ, प्राइमरी ये जो वैल्यू थी ये हटा दी, क्योंकि ये ग्रेविटेशन में देखना ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशन चैप्टर इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो दोनों बार कॉमन रहेगी ना। सोचो मैंने इसे छोड़ दिया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिर गया, तो सिर्फ यही वाली एनर्जी चेंज होगी ना, ये तो दोनों बार रहेगी, तो इसका हाँ यूज हाँ नहीं होता है। तो अदर हाँ चैप्टर, सर, फिर इसका एक कोई डेफिनेट वैल्यू होगा ना। हाँ इसका डेफिनेट वैल्यू है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो वो वैल्यू आएगा। तो पॉइंट ये है कि ये जो है, ये सरफेस की एनर्जी हम क्या करते हैं, जीरो कंसिडर कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद हम mgh वाली एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में जल्दी हम mgh वाली यूज नहीं करेंगे, हम कौन सी यूज करेंगे, ये। प्राइमरी। ठीक है, ये mgh वाली कब यूज करेंगे, जब बहुत ज्यादा आर होगा, सॉरी h बहुत कम होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब निकाल लेते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक, या फिर बात कर लेते हैं कि अर्थ की जो पोटेंशियल एनर्जी है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला तो हमें क्लियर है, मतलब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। मैं डायरेक्टली एग्जांपल वाइज आपको पूछता हूँ, देखें आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन सिंपल ये है, फाइंड द चेंज इन एनर्जी when object is brought from h is equal to 3r height from surface of earth. Okay, when find the change in energy when object is brought from h is equal to 3r height from the surface of earth to the surface of earth. Okay, तो बेसिकली कितना एनर्जी चेंज होगा अगर हम उसे लेके आ रहे हैं, कहाँ से 3r हाइट से r हाइट पर, मतलब ये अर्थ सरफेस है और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, कितनी हाइट पे, 3r हाइट पे, समझ आया। और उसे हमें फाइनली कहाँ लेके आना है, तो ये R पे। पोजीशन क्या हो गई, इनिशियल, और ये पोजीशन क्या हो गई, फाइनल। फाइनल। डन। तो निकाल सकते हो चेंज इन एनर्जी या नहीं, सिंपल चेंज हाँ, कैसे निकाल सकते हैं ना। वेरी गुड, तो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन। चेंज इन, माइनस कैपिटल जी। यस, तो चेंज इन यू हो जाएगा यू फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखना क्या होगा हमेशा, फाइनल माइनस फाइनल इनिशियल। माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेक कर लेते हैं, डेल्टा यू लिखेंगे हम बिकॉज चेंज इन एनर्जी निकाल रहे हैं। फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस जी अर्थ का एम कैपिटल एम अपॉन अपॉन डिस्टेंस आर। के अपॉन आर, सिंपल। आर, माइनस इनिशियली कितनी थी, माइनस जी इनिशियल एम अपॉन टोटल कितनी, सेंटर से आर लेते हैं प्लस वैसे। 3r। वेरी गुड, सो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी यहाँ 4r। पे, प्लस 3r, 4r टाइप। तो सब कुछ तो कॉमन आ रहा है, देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्या कॉमन आ रहा है, जी एम एम बाई आर, ये तो कॉमन आएगा। देखो अंदर क्या बचेगा, -1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई
4। क्लियर? तो क्या आएगा -3/4। तो हाउ मच एनर्जी इज चेंज? -3/4 GMM/R। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? नो Yes, क्या sir. सबको एनर्जी के बारे में समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अभी क्या है, जब पोटेंशियल एनर्जी है ये, तो सोचो अभी तो हम लेके आए, मैंने यहाँ पे लगाया कि इट इज ब्रॉट फ्रॉम द हाइट टू दिस हाइट। सोचो अगर हम उसे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे तो क्या होगा? तब तो बहुत फास्ट आ जाएगा ना, वो ऐसे ग्रेविटी उसे खींचेगी, हाँ एनर्जी चेंज होगी ना, एनर्जी चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी ये एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक में एनर्जी में। वेरी गुड, काइनेटिक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई गेस हाफ आप, mv स्क्वायर। हाँ, आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब किसी चीज को फ्रीली छोड़ देंगे, when object is moving freely under gravity, तो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसे मिल जाएगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को। समझ आया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसे मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी को। मतलब मैं ये बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल, काइनेटिक होगा। काइनेटिक का इनिशियल और फाइनल होगा। तो लेट्स से काइनेटिक का फाइनल कितना है? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। काइनेटिक का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। Sure. तो इनिशियली तो मान लो रेस्ट पर स्पीड नहीं दी है तो कोई टेंशन नहीं है, बट फाइनल स्पीड तो निकाल ही सकते हैं ना। समझ आया? तो अभी देखो यार, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो मैं क्वेश्चन बदलता हूं और लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन कि क्या आंसर आता है आप लोग का। एन ऑब्जेक्ट is dropped from h is equal to 2r height. Find its speed when it reaches the surface of earth. अच्छा, अभी पहले मैं एक चीज लिखता हूँ, आप लोग के सॉल्व करने से पहले मैं इसे पॉइंट सॉल्व करके लिख देता हूँ कि कुछ लोग अभी भी, सबको पता होता है कि क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? काइनेटिक। Kinetic energy. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को वो सीधे लिख देते हैं किससे? mgh से, और ये लिख देते हैं कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो m तो कैंसिल आउट हो गया और h की वैल्यू कितनी है? 2r। क्लियर? तो ये हो गया हाफ इंटू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू यहाँ से आ जाती है कि कितनी स्पीड आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे √4gr, ये आ जाएगी। बट ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? बताएं रीजन। सर क्योंकि हमने सर चेंज सिर्फ नहीं mg कंसिडर नहीं, किया, डायरेक्ट ही ले लिया। एग्जैक्ट बिकॉज हम जो यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ कि ये जो mgh फॉर्मूला है ये कब के लिए वैलिड है? When height is smaller than r. हाइट इज मच स्मॉलर देन आर, मच स्मॉलर। मतलब r/2 के लिए भी मत लगा देना कि सर छोटा है, नहीं, सर बहुत छोटा। 5% तक ना। 5%, मतलब r/100, r/20 यहाँ तक लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगा देंगे। तो समझ आया? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, प्रॉपर एनर्जी माइनस करके सॉल्व करेंगे हम। समझ आया सबको? Yes. चले तो फिर जल्दी से कर लेते हैं। आप लोग अच्छे मेथड से u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करो। ये मैं फिगर बना देता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट 2r हाइट पे है। ठीक है, ये हाइट कितनी है? 2r है। अभी बताओ इनिशियली कोई स्पीड है क्या इसके पास? 0। इनिशियली कोई स्पीड नहीं, ड्रॉप हो रहा है। लेकिन जब अर्थ को हिट करने वाला होगा तब इसके पास बहुत सारी स्पीड आ जाएगी, वो दैट विल बी v फाइनल। ठीक है, समझ आया सबको? जल्दी से सॉल्व करें और फिर आंसर हम चेक कर लेते हैं।
आपको आंसर चैट बॉक्स में मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सॉल्व करके रखें, हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखिए आई गेस कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी बात है। फाइनली बताओ कहाँ पर है? सरफेस पर है। सरफेस पर क्या फॉर्मूला है एनर्जी का? G mm/r सिंपल R आर। माइनस ये मैं अच्छे से ब्रैकेट कर देता हूँ जिससे हम कंफ्यूज नहीं हो जाए। फिर G mm/, फाइनली सॉरी इनिशियली कहाँ पर था, किस साइड पर था? R की 2R वैल्यू 2R पर था, तो मैं तो पूरा सेंटर से यहाँ से लेते हैं ना R, तो 3R बेसिकली होगा। 3R होगा। R + 2R यहाँ पर आएगा, दैट विल बी 3R। फाइनली देखो उसके पास स्पीड आ गई है, वही हमें निकालनी है V फाइनल। क्या इनिशियली कोई स्पीड थी क्या? नो सर। इनिशियली नो रेस्ट पे था। ठीक, चले अब यार थोड़ा सा देखो सॉल्व कर लो, कॉमन वगैरह ले लेते हैं। तो क्या कॉमन आ जाएगा? पूरा माइनस माइनस नहीं, Gm/r हमने ले लिया कॉमन। देखो अंदर क्या बचेगा? -1 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, और ये क्या बचेगा? 1/, ये R + 2R कितना बनेगा? 3R। तो 3R। समझ आया सबको? ओके गुड। mv², देखो अभी क्या होगा, एक स्मॉल m तो कट गया ना, स्मॉल m मैटर ही नहीं करता। इसका मतलब हम जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मास का, किस प्लैनेट में उसे ड्रॉप कर रहे हैं उसके मास का फर्क पड़ता है, अर्थ के मास का फर्क पड़ेगा। अभी इसे सॉल्व करो तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/-2/3। डन। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -Gm/r, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। ये माइनस में अंदर सर रख लो, -2 छोटा m कट हो गया है ना? -2 छोटा m सर छोटा m m कट हो कट गया गया है। ना? ठीक है, हाँ m यस कट हो सर। गया, एक m कैंसिल हो गया, और ये बचा है ½ v²। तो देखो यार ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, v की फाइनल वैल्यू देखेंगे तो इट विल बी √4 Gm/3r, ऐसा टाइप की दिखेगी हमें। समझ आया फाइनल स्पीड? और अगर हम ये वैल्यूज रख देंगे तो काम बन जाएगा। तो ये वैल्यूज थोड़ा सा सिंपल वे पे अगर देखूं तो कुछ याद आ रहा है? Gm/r² को क्या लिख सकते हैं भाई? क्या लिख सकते तो हैं Gm/r²? -4 होगा ना? हाँ स्मॉल जी। एक सेकेंड, हाँ एक माइनस, एक मिनट, माइनस यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, थोड़ा देख लेते हैं क्या सिचुएशन में गड़बड़ हुई। ओके, जो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी हम लिख रहे हैं ना, जो चेंज इन एनर्जी हो रहा है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, समझे? चेंज इन एनर्जी में एक्चुअली चेंज इन एनर्जी को कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक नहीं लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि कोई एक एनर्जी लॉस होगी और दूसरी एनर्जी में क्या होगा? गेन होगा। गेन होगा। इस तरीके से लिखेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल जो हो रहा है इक्वल्स तो क्या गेन होगा? इन की। इट कॉजेस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस मतलब क्या हुआ कि फाइनल वैल्यू कम हो गई है इनिशियल से। तो लॉस अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक, और गेन इन काइनेटिक हुआ है मतलब काइनेटिक का फाइनल माइनस काइनेटिक का इनिशियल। ठीक, इन अदर वर्ड्स अगर देखें, सिंपल वे में अगर देखें तो इसे हमें फिर क्या करना चाहिए? U इनिशियल माइनस U फाइनल रखना चाहिए, दैट विल गिव यू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर?
तो ये लॉस और गेन का थोड़ा सा फंडा हमें रखना पड़ेगा। सर वो ब्रैकेट के यहाँ पे दोनों यू इनिशियल ये ओके ओके, ये फाइनल है या फाइनल। ये फाइनल है, ठीक। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी तभी तो काइनेटिक को मिलेगी एनर्जी। तो लॉस हो रही है, इसका मतलब पहले 100 थी, बाद में बची 20, तो इसलिए हमने 100 - 20 किया और 80 निकाला। ठीक है, तो इस चीज को हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखें, फिर इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल यूज करना चाहिए था। लॉस इन पोटेंशियल किस में आएगा, गेन इन काइनेटिक। ठीक है, इसका उल्टा वर्जन भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख सकते हो क्या, गेन लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। एट देन ये समझना है कि एक में इनिशियल और फाइनल करना है और दूसरे में फाइनल माइनस इनिशियल करना है, दोनों में फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इनिशियल है, ये +1 -1/3 होगा। हाँ, तो ये वाला जो होगा हमें इसे इनिशियल वाला रखना है, मतलब ये हो जाएगा r + 2r और ये वाला सिंपल r रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला 1/3 माइनस रहेगा और ये +1 रहेगा। तो आंसर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि वेलोसिटी में रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता ना। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसा मैंने अभी बताया कि एक r की कमी है ना, एक r का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये g जैसा दिखने लगेगा ना, gm/r²। इसको लिख सकते हैं 4/3 g इंटू r। समझ आया कैसे लिखा हमने, gm/r में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, r का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया gm/r², मतलब क्या बन गया ये स्मॉल g। तो ये भी हम लिख सकते हैं। समझ आया सबको भाई, ये पॉइंट समझ आया या नहीं। फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या ये पॉइंट? ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करते हैं। चले वापस आते हैं। इसे हमने क्या किया, इसे हमने 4/3 लिखा gm/r। अभी हमने क्या किया, r और r का मल्टीप्लाई करा दिया अपने आप से। क्यों कराया, थोड़ा सा इसे और जेनरिक बनाने के लिए। तो और जनरल अगर हम देखें तो ये हो गया 4/3, हमने gm/r² को अलग ले लिया और इंटू r को अलग लिख दिया, इस r को साथ में ले लिया। अब बताओ ये gm/r² क्या होता है, छोटा जी। स्मॉल जी। स्मॉल जी होता है ना ये। तो इसीलिए तो हमने बताया कि इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, √4/3 इंटू स्मॉल gr भी लिख सकते हैं। समझ आया अभी सबको। यस सर। सर हाँ, एनर्जी कंपेयर करने में गलती मत करना, एक को इनिशियल माइनस फाइनल तो दूसरे को फाइनल फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस किसी को भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन समझ आया कि वो कितनी स्पीड से जाएगा। अगर आप इसमें g की वैल्यूज r की वैल्यूज सब रख के सॉल्व करोगे तो v बहुत ज्यादा आने वाला है। पता है ना v इनकी वैल्यूज क्या क्या है, 4/3, g की वैल्यू कितनी रख दो, 10 रख दो, 9.8। 9.8 रख दो यार, जो मन करे तुम्हारा। और ये क्या रख दो, 6400 किलोमीटर है, तो अभी 1000 और लगाएंगे। देखो कितनी ज्यादा स्पीड आने वाली है जब ये अर्थ को हिट करेगा। सर कैलकुलेशन भी बहुत हार्ड हो गए। हाँ, मतलब अब ऑप्शन के हिसाब से काम करना है ना, ऑप्शन में देखना, मैच करो कि 2 जीरोस और फिर ये इस तरीके से फास्ट मैच करो कि ऑप्शन क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ यस। ओके गुड, सर। एक और एग्जांपल सर। देते हैं। अब क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करने का ट्राई करते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा कि रॉकेट को कैसे थ्रो करना होगा। पहले हम एक लेट से कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा स्टोन वगैरह, कोई ऑब्जेक्ट है, स्टोन नहीं कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसे हमने v स्पीड से थ्रो किया। तो अब क्वेश्चन ये कि ये कितनी ऊपर तक जाएगा। समझ आया क्वेश्चन क्या है। हाँ मैक्स ओके, हाइट। तो क्वेश्चन ये है, an object is thrown with speed v is equal to √3/4 gr, then find
हाउ हाई फ्रॉम अर्थ सरफेस इट विल राइज। समझ आया क्वेश्चन? बताओ बेटा कब तक ऊपर जाता रहेगा? इनिशियल तो मुझे पता है, मैंने बहुत सारी स्पीड दे दी है इनिशियली। ये पोजीशन क्या है इनिशियली, बताओ ये कब तक ऊपर जाता रहेगा? सर जब तक इसका v0 नहीं हो जाता। v0 नहीं हो जाता, वेरी गुड। जब तक ये ऊपर नहीं जाता रहेगा तब तक इसका स्पीड 0 नहीं हो जाता। तो फाइनल सिचुएशन में क्या हो जाएगी उसकी स्पीड? 0 0। और 0 इनिशियली कितनी है? इनिशियली √3/4 3/4 जी आर। याद रखना बाद में इस जी को कन्वर्ट करना है, तभी तो सॉल्व कर पाओगे इस तरीके से। समझ आया? तो आपको एच फाइंड करना है। चलो अब एच फाइंड करो। इनिशियल और फाइनल में क्या लगाएंगे? एनर्जी चेंज लगा देंगे। तो बताओ एनर्जी चेंज क्या होगा? अगर एक को इनिशियल लिखना है तो दूसरे को उल्टा लिखना है हमेशा। तो लेट्स से मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इस बार इनिशियल और फाइनल कम हो रही है, लॉस हो रही है ना। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल गिव मी व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है। अच्छा बताओ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv² थी। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? कुछ स्मॉल m है, हाफ mv² थी। बाद में कितनी हो गई फाइनल? कौन सी हाइट हमें चाहिए जब स्पीड 0 0 हो जाए? इनिशियली बताओ कितनी, सॉरी फाइनल बताओ कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? माइनस मतलब जी जब एम वो एम मैक्सिमम बाय हाइट अटेन आर। करेगा। एग्जैक्टली आर प्लस एच। याद है ये वाली हाइट ना फाइनली? हाँ सर। ये वाली हाइट आर प्लस एच। और इनिशियली कहाँ पर था? सरफेस सरफेस पे। तो सरफेस पे क्या लिखेंगे? g कैपिटल स्मॉल m अपॉन r। आर। समझ आया? तो अब यार थोड़ा सा सॉल्व करना है, बस काम बन जाएगा। तो चले सॉल्व करें। हाफ एम, वी की वैल्यू क्या है? 3/4 रूट जी की वैल्यू को क्या लिख दें? GM/r² लिख दे जी की वैल्यू। इंटू आर। ठीक है, ये लिख रहे हैं तभी तो, क्योंकि कैंसिल करना है ना हमें चीजें आगे। ये क्या है हमारा इनडायरेक्टली जी। कोई जी डाउट किसी को? जी। नो ओके सर। बताओ कॉमन क्या मिल जाएगा यहाँ से? जी जी माइनस एम एम, आर नहीं मिलेगा कॉमन, आर तो वहीं रह जाएगा। तो -1/r प्लस एच। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/r। समझ आया? अब देखो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या होगा? कैंसिल। तो क्या आंसर आएगा? 3/4 × 2 क्या हो जाएगा? 8 जी। देखो एक आर यहाँ से कट हो जाएगा, ये वाला आर और एक आर ये। सर वो बाय स्मॉल आर। m भी कट होगा ना? स्मॉल एम अभी बाहर जाके कट होगा ना। सो जी हाँ कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये आ जाएगा यार। देखो समझ आया सबको? ये आएगा इज इक्वल टू GMM, और ये आएगा 1/, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने से क्वाड्रेटिक बन जाएगा यार, एलसीएम मत लें अभी, एलसीएम लेना सही नहीं है, रहने दें इसे। अभी बताओ क्या कट हो जाएगा? ये कट हो जाएगा। हाँ mm कट हो जाएगा। हाँ तो अब देख लो प्रॉब्लम काफी इजी हो गया। 3/8r इज इक्वल टू -1/r प्लस एच प्लस 1/r। इस 1/r को किधर ले जाए? उधर। इस तरफ, या फिर इसको इस तरफ ले आते हैं और माइनस को इधर ले आते हैं। तो 1/r हाँ प्लस एच हो गया, और ये 1/r माइनस 3/8r। बाय 8 8 आर। सॉल्व कर लेते हैं यार इसको। सो कितना आ जाएगा? 5/8r आ जाएगा। आ जाएगा भाई? यस सर। ठीक है, मैंने ऐसा एलसीएम लेके या फिर 8 का मल्टीप्लाई किया, रेशनलाइज कराने का ट्राई किया, डिनोमिनेटर सेम किया। सो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 - 3 कितना आएगा? 5/8r। अभी क्या करा लेना चाहिए हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, काम बन जाएगा हमारा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 8r इज इक्वल टू 5r
प्लस 5h। 5r plus 5h. तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 3r is 3r, equal to 5h. हाँ 5h इज इक्वल टू कितना आएगा? 3r। ठीक है 5h। तो h की वैल्यू आ गई, देखो कितनी आ रही है? 3/5r। क्या ये बहुत छोटी है क्या? नहीं, नहीं नो इसलिए हम mgh वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे कि पता चला आपने लिख दिया हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। ग्रेविटेशन में बहुत रेयर, इसकी जल्दी जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन में होगा कि h बहुत स्मॉल हो। समझ आया? Yes, sir. तो कितनी हाइट तक जाएगा वो? 3r/h हाइट तक जाएगा। पॉइंट में देखना चाहे तो पॉइंट में भी देख सकते हैं, 0.6 टाइम्स ऑफ हाइट रेडियस, इतनी हाइट तक वो जाएगा। क्लियर? बताओ, ये एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं। नो। ओके गुड गुड। तो अब हम एक टर्म सीखेंगे और उसका नेम बहुत ही अच्छा है, दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अब देखें, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको कितनी स्पीड दी? हमने उसको इतनी स्पीड दी, इतनी स्पीड दी कि वो किस हाइट तक चला गया? 0.6 r तक। सोचो, मुझे इतनी स्पीड देनी है कि वो इसके ग्रेविटेशन जोन से ही बाहर चला जाए, इसके ग्रेविटेशनल जोन से ही बाहर चला जाए। तो बेटा इसके सर ग्रेविटेशन, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, रॉकेट की स्पीड से जाना चाहिए। हाँ दैट इज इट्स स्पीड। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, और मैंने बताया कि अभी हमने कुछ स्पीड, कुछ सर्टेन स्पीड हमने आपको अभी दी थी, तो उसके लिए आंसर आया था कि 0.6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ तक गया वो। सोचो, मुझे इतनी फास्ट थ्रो करना है कि वो उस अर्थ के ग्रेविटेशन जोन से ही बाहर चला जाए। अच्छा, अब अर्थ का ग्रेविटेशन जोन कहाँ तक है? मैंने बताया किसी का भी ग्रेविटेशन जोन है, खत्म नहीं मानेंगे कि यहाँ पर खत्म हुआ, खत्म सीधा कहाँ तक मानेंगे? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। तो मतलब आपको इतनी एनर्जी देनी है कि वो सीधे कहाँ तक पहुंच जाए? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पर सारी एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। तो बेसिकली आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी देना है कि वो जीरो हो जाए। एट द एंड सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आपको उसकी एनर्जी क्या करनी है? जीरो करनी है। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो बेसिकली अगर हम बात करें एस्केप वेलोसिटी क्या है, द स्पीड विद विच, या सर मतलब उसकी फाइनल काइनेटिक वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ फाइनल काइनेटिक जीरो हो जाएगी, बट पहले तो बहुत फास्ट थ्रो करेंगे ना। हाँ तो सर। एस्केप वेलोसिटी देखिए क्या चीज है, द स्पीड with which object can leave the gravitational zone of any other object is called escape velocity at that point. क्लियर? मतलब उसके ग्रेविटेशन जोन से अगर वो बाहर चला गया वो स्पीड से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। और लॉजिक क्या है कि हमें उसकी एनर्जी क्या करनी है? इतनी एनर्जी देनी है कि वो कहाँ तक पहुंच जाए? इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। सो द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी required to throw an object till infinity okay, the kinetic energy required to throw an object till infinity, it is what? escape velocity। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी पर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, द पोटेंशियल एनर्जी is considered zero at infinity।
क्लियर? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसिडर करते हैं हम? जीरो कंसिडर करते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है कि हमें उसकी एनर्जी क्या करनी है, बस जीरो करनी है। तो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी फॉर एस्केप. What we mean by kinetic energy of escape is making the potential energy zero. Okay, change in potential energy, change in potential energy to make it zero. तो मतलब बेसिकली कुछ भी हो, फाइनल वैल्यू क्या माननी है हमें? जीरो. जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी उसकी इनिशियल वैल्यू है उतनी अगर आपने काइनेटिक प्रोवाइड कर दी तो काम बन जाएगा। समझ आया? तो इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी आपने अगर उसको, काइनेटिक एनर्जी एस्केप क्या होगी? वो होगी, अभी काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो ऑलरेडी एक नेगेटिव हमें लगाना पड़ेगा और लिखेंगे क्या? यू इनिशियल। उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जितना अगर हमने कर दिया तो वो काम बन जाएगा। ओके, तो ये हमारी टैगलाइन रहेगी। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हाँ, एस्केप वेलोसिटी के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन ये है कि लेट से मुझे चाहिए कि अर्थ सरफेस से मुझे किसी को थ्रो करना है, एकदम बिल्कुल उसको बाहर करना है अर्थ की ग्रेविटेशनल जोन से। तो लेट से ये ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है, और लेट से हमने उसे ऐसे किसी v स्पीड से थ्रो किया। हमें क्या चाहिए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन को एस्केप कर जाए। तो हमें कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी? उसके इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जितनी देनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ क्या, एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, तो कितना होगा? हमें क्या कराना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी जो एस्केप होगी, एस्केप की काइनेटिक एनर्जी है वो किसके जितनी होनी चाहिए? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। क्लियर? और इनिशियली वो कहां पर है? अर्थ के सरफेस पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। डन। तो कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर, ये कौन सा भी है? ई एस लिख रहा हूँ, एस्केप, ई एस का मतलब माइनस जी एम बाई क्या होगा? आर। तो देखो क्या हुआ, सॉरी, स्मॉल m क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो v की वैल्यू क्या आ गई? एस्केप की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई रूट 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस से, 2gm बाई आर। आर। और मैंने अभी पिछले उसमें बताया है कि आर आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये gm बाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? स्मॉल g, बन जाए। तो रूट 2gr भी लिखते हैं। ये फिर से लिखने की जरूरत है क्या? आर आर का मल्टीप्लाई करके? समझ गए आप लोग? नो सर, समझ समझ जाए। गए। ओके, गुड। अब क्या होता है अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, अगर मैं g और r सब की वैल्यू कैलकुलेट करके लिखूं तो ये आंसर आता है नियरली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखें बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू है ये।
क्योंकि यूजुअली हम क्या लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में क्या दिखेगा दिस मच मीटर पर सेकेंड, विच आई कैन राइट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, इतनी स्पीड से थ्रो करेंगे तो काम बन जाएगा हमारा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन को क्रॉस कर जाएगा। तो क्लियर, इसमें कोई डाउट, कॉन्सेप्ट समझ में आया, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? ओके, हाँ यस सर, समझ में आ गया। और वैल्यू भी याद रखनी है हमें। अच्छा, सर मुझे एक डाउट है, हाँ पूछिए। वो जो रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, तो उसे वेलोसिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं? अरे एक्सेलरेशन से प्रोवाइड करते हैं ना, हाँ एक्सेलरेशन लेकिन मतलब वो, थ्रस्ट फोर्स से, F thrust is हाँ equal to V exhaust over dm by dt। बाय dt, हाँ dm by dt वो उसका इंजन जो है एग्जॉस्ट इंजन, वो फ्यूल गैसेस को बाहर कंज्यूम। निकालता है, फ्यूल को गैस में कन्वर्ट करता है, गैस को बाहर एग्जॉस्ट करता है, तो फ्यूल कंजम्पशन हो गया dm by dt और एग्जॉस्ट की स्पीड हो गई है, उससे आएगा क्या F थ्रस्ट, थ्रस्ट ऑफ उसे लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया तो अब स्पीड निकाल लोगे ना, ठीक है, कि कितनी देर में कितनी स्पीड गेन कर लेगा वो। तो मुझे लगता है ये चीज अब समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेशल वाली बात देख लेते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले में देखो, escape velocity does not depend upon किस चीज पर डिपेंड ऑब्जेक्ट, नहीं कर रही है, क्या चीज कैंसिल हो गया यहाँ से, मास। मास, मास ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट। जिसको आपको थ्रो करना है उसको तो डिपेंड ही नहीं करती, मतलब आप चाहे रॉकेट को थ्रो करने वाले हो या स्टोन को थ्रो करने वाले हो या अपना पूरा घर उठा के फेंकने वाले हो, हाँ हाँ मतलब उठा नहीं पाओगे, ठीक है, लेट से हल्क को पूरा बिल्डिंग थ्रो करना है, तो कुछ भी थ्रो करो, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट अगर हैवी है तो ज्यादा स्पीड चाहिए होगी, स्मॉल 11.2 नहीं ही चाहिए लगेगा। सर। ऑब्जेक्ट हो इतनी स्पीड चाहिए पड़ेगी। सो escape velocity does not depend upon mass of the object thrown। clear? क्लियर? अच्छा, एक और चीज, एक और बात, लेट से यहाँ पर कहीं पे एंगल की बात आ रही है क्या, कि आप अगर ऐसे एंगल पे फेंकोगे तो जल्दी निकल जाएगा, ऐसे फेंकोगे तो नहीं निकलेगा, कहीं एंगल की बात आई क्या? नहीं, नहीं। अच्छी बात यह है कि इससे चाहे जिस भी एंगल पे फेंको, जब आपको पूरा इनफाइनाइट तक पहुंचाना है तो फर्क पड़ेगा क्या कि आपने ऐसे फेंका या इधर टाइम लगेगा, कुछ पड़ेगा क्या फर्क? नहीं, नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो escape velocity है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। आंसर क्या आएगा हमेशा 11.2। आप 30 डिग्री में फेंको, वर्टिकल फेंको, कैसे भी फेंको। क्लियर? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब मैं फिगर बना के लिख देता हूँ और क्लियर समझ में आ जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिगर दे देगा कि बताओ कहाँ पे कम स्पीड में थ्रो कर सकते हैं, कैसे भी थ्रो करो नन ऑफ द अबव। इतनी स्पीड चाहिए। उतनी स्पीड चाहिए, v की रिक्वायर्ड वैल्यू 11.2 चाहिए हर जगह। या पूछे? सर जो रॉकेट लॉन्च करते हैं वो हमेशा नॉर्थ से क्यों एस्केप करना पड़ता है उसे? ओके, देखिए उसका एग्जैक्ट मुझे कुछ ऐसा रीजन पर्टिकुलर पता नहीं है, बट किसी भी रॉकेट लॉन्च को करने के लिए मतलब जो उसमें हमने डायरेक्शनल सेंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो दो तीन चीजें में भी कंसिडरेबल है। पहली बात तो एटमॉस्फेयर का भी फर्क पड़ता है, सारे डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस का एटमॉस्फेरिक डिफरेंस है, तो मे बी एक एटमॉस्फेरिक फैक्टर हो सकता है, और स्पेसिफिक मुझे कुछ आइडिया नहीं कि नॉर्थ की तरफ ही क्यों थ्रो करते हैं। मे बी एक तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकती है, बट वो तो प्लेस पे डिपेंड करेगा, हाँ का ऐसा कुछ नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके, मतलब पता नहीं मुझे, ऐसा कुछ होता भी है क्या? हाँ ये सर ऐसा होता है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। ओके, क्या सिचुएशन है कि नॉर्थ की तरफ फायर करते हैं हमेशा? हाँ मतलब नहीं जब वो, मतलब वर्टिकली करते हैं ऐसा कुछ, अगर मैं ये सरफेस देख रहा हूँ, लेट से मैं मैप बना रहा हूँ अपनी किसी सिटी पे हूँ मैं,
तो उस सिटी के अकॉर्डिंग मैं ऐसे नॉर्थ दिखाऊंगा। हाँ मतलब रॉकेट तो हमेशा वर्टिकली अपवर्ड ही रखते हैं, मतलब स्ट्रेट ही रखते हैं। हाँ स्ट्रेट ही फिर भी रखते हैं, मैं हाँ लेकिन वो चंद्रयान छोड़ा था ना हमने, हाँ तब उन्होंने कहा था कि अर्थ के नॉर्थ पोल से ही वो उसके एटमॉस्फेयर को एस्केप करता है, हाँ, तो और वो आते वक्त भी। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी कि कोई भी कंट्री कहीं से भी लॉन्च करे, बट वो कहाँ से एग्जिट करना चाहिए वो हाँ सबसे यही लीस्ट हिंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ही एग्जिट कराएंगे। मतलब जैसे वो नॉर्थ में है। हाँ, तो वो मे बी वो प्लेस हो सकता है कुछ, सपोज यहाँ पर कोई कंट्री और उसे लॉन्च करना है और यहाँ पे कोई कंट्री है उसे लॉन्च करना है, तो दे बोथ विल ट्राई कि जो उनका फाइनल लेक्चर स्पॉट है वो ये है। तो इस कंट्री को इजी है, ये तुरंत करा देगा, बट इस कंट्री को इसका प्रोजेक्शन ऐसा रखना पड़ेगा व्हेन इट विल बी एग्जिटिंग द एटमॉस्फेयर। ओके, हाँ बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, सब कंट्री अपने ही जोन के ऊपर से ही एग्जिट करा देते हैं। बट मैं देखता हूँ नेक्स्ट उसमें अगर बताता हूँ अगर कुछ वैसा रहता है। हाँ चले, यहाँ तक एस्केप वेलोसिटी की दोनों बातें समझ में आई सबको? किस पे यस डिपेंड सर। करती है एस्केप वेलोसिटी? प्लैनेट पे डिपेंड करती है कि वो प्लैनेट कैसा है, हाँ उसके अकॉर्डिंग वहां पर रहेगी। अच्छा, जी की वैल्यू में मैंने मून के बारे में बता दिया, नहीं बताया, मिस हो गया। पहले मैंने कभी बताया जी और जी मून के बारे में? अगर हमने स्मॉल जी का कैलकुलेशन किया यहाँ पर, तो एक यहाँ पर एक हम स्पेशल पॉइंट भी माइंड पे रख सकते हैं कि जो जी की वैल्यू है एट द सरफेस ऑफ एट सरफेस जी अर्थ का जो होता है, इट इज एक्चुअली 6 टाइम्स ऑफ जी मून। हम्म ठीक है, ये हाँ सर, कभी ये बताया था कई बार, हाँ कई बार बताया मैंने वैसे, बट कभी कभी यूज हो जाता है, इनकेस याद रखना है इसे। हम्म, चले वापस आते, पोटेंशियल एनर्जी का सबको समझ में आया, एस्केप वेलोसिटी सबको समझ आया? अब एक यस सर। सर क्या, एनी डाउट? नो ओके, नो सर। क्या सर, पोटेंशियल जो एनर्जी? हाँ मार्स का जो एस्केप वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर सेकंड है। हाँ, मतलब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, देख लेंगे, गूगल कर लेंगे उसे, देख नो सकते हैं सर, किसी भी बुक में planet पढ़ा पे, है। चलेगा नो मतलब प्रॉब्लम। उसका रेडियस कम है या फिर उसका मास किसी भी कम है? मास, मास कम है, हाँ डेंसिटी कम है ना, इसलिए मास उसका कम है, हाँ और रेडियस ज्यादा है, तो एस्केप हाँ, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। याद एग्जैक्टली। रखना है फॉर्मूला क्या है, 2gm/r। आर। तो रेडियस अगर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन है। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट। अगर हमें किसी छोटे से सिस्टम का लिखना है, क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विद मल्टीपल मासेस। अगर मल्टीपल मासेस है और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो क्या होगा? तो हमें क्या करना होता है, पोटेंशियल एनर्जी मेक ऑल पॉसिबल यूनिक पेयर ऑफ टू। मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये मैंने लाइन क्या लिख दी है, अब मैं एक हम्म एग्जांपल वाइज समझाऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे? सपोज ये मैंने 3 मासेस कैसे रख दिया, 3 मासेस मैंने रख दिए, ये क्या हुआ, m1 m2 m3। नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। मान लेते हैं ये लेंथ है l, तो क्या हो जाएगी, पेयर बनाना है आपको। यू क्या हो जाएगा सिस्टम का, देखो पहले 1 और 2 का पेयर बनाओगे, फिर 2 और 3 का पेयर बनाओगे, फिर 3 और 1 का पेयर बनाओगे। अब बताओ कोई यूनिक पेयर बचा क्या? अब अगर कोई पेयर बनाओगे तो रिपीट होने लग जाएगा। ये पेयर समझ आया सबको? यस सर। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -g m1 m2 बाई l -g m2 m3 बाई l -g m3 m1 बाई l। समझ आया? बाकी अपन लोग सॉल्व कर देंगे, m की जो वैल्यूज है वो सेम दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सब कॉमन आ जाएगा। समझ आया? ये पेयर ऑफ टू का मतलब ये इस तरीके से u12 u13 प्लस u14
प्लस 1, पहले 1 का सबके साथ पेयर बना दो, प्लस फिर 2 का सबके साथ पेयर बना दो। तो 2 का 2 के साथ तो पेयर नहीं, 2 का 3 से शुरू करेंगे, 2 का 3 के साथ पेयर, 2 का 4 के साथ पेयर, 2 का 5 के साथ पेयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट समझाया है कि कैसे पेयर बना सकते हैं, पहले 1 का 2 का 3 का ऐसे करके पेयर बना सकते हैं। तो ये पेयर, ये समझ में आया यहाँ पर पेयर कैसे बना सकते हैं अगर एक सिस्टम का लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। चल एक और लिख लेते हैं, इससे पक्का क्लियर हो जाएगा आपको। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सबके मासेस क्या है, स्मॉल m, डिस्टेंस कितनी है, l। तो अब देखना पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस सिस्टम की, बताओ। पेयर बनाना शुरू करो। सबसे पहले किसका पेयर बनेगा, 1 का 2 के साथ, हाँ 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 के सारे पेयर कंप्लीट। अब किसके पेयर स्टार्ट होंगे, 2 के, 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ, 2 का पेयर बनेगा 4 के साथ। अब फिर 2 का वापस 1 से नहीं बनेगा ना, क्योंकि 1 तो यूज हो चुका है। ओके विश्वदीप थोड़ा म्यूट रहे आप, आपका बहुत इंटरफेरेंस आ रहा है। तो ये 2 का 1 के साथ बनेगा, फिर इसके बाद 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का तो नेक्स्ट 4 के साथ ही बनेगा ना। अब 3 का 1 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रीवियस वाले को कभी नहीं काउंट करते, आगे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या बचेगा, 4 का, 4 के आगे कोई है ही नहीं, तो 4 के आगे पेयर बनेगा ही नहीं, यहां तक बनेगा। समझ आया सबको? यस। ओके, तो ये 2 का 1 के साथ पेयर नहीं माना जाएगा, इतना ही रहेगा। तो ये पेयर्स हो गए। अब देखो इसमें कितने डायगोनल वाले पेयर हैं, 1 3 क्या है, डायगोनल वाला प्लेयर, और 2 4 भी है। 4 भी ये डायगोनल है, बाकी 4 कैसे हैं, स्ट्रेट वाले पेयर है। तो देखना क्या होगा, माइनस GM/R बाई L, इसके कितने पेयर हैं, 4, और 2 पेयर्स किसके हैं, डायगोनल के, L√2। डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस L√2। तो समझ आया, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, देखो मैंने पूरा लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई किया कि ये 2 डायगोनल वाले हैं, क्लियर, और 4 कैसे हैं, स्ट्रेट वाले हैं। तो ये 4 हो गए स्ट्रेट वाले, ये 4 हो गए स्ट्रेट वाले, और ये 2 हो गए डायगोनल वाले। समझ आया सबको? तो यू का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस GM या m² हो गया क्योंकि सिमिलर है, GM²/L कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 प्लस 2/√2। सो एक √2 कैंसिल होगा, √2 ही बचेगा ना। सो आंसर आएगा माइनस GM²/L, और आंसर क्या आएगा, 4 प्लस √2। तो बताएं, क्या सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखने में किसी को कोई डाउट? क्लियर? ओके ओके, सो देखिए हमने बेसिकली आज क्या स्टडी किया, हमने जी के जो रिमेनिंग पार्ट थे, इफेक्ट थे, वो हमने स्टडी किया, और हमने पोटेंशियल एनर्जी का स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी से कैसे काइनेटिक एनर्जी, स्पीड आएगी, स्केप वेलोसिटी कैसे आएगी, ये चीज हमने देखा, और फाइनल देखा कि एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली आज हमारा एनर्जी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सैटेलाइट स्टार्ट करेंगे। अभी ग्रेविटेशन का ही टॉपिक है, सैटेलाइट, ठीक है। तो आज का लेक्चर एक बार सब लोग रिवाइज कर लेंगे, कुछ भी डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे उसको, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सर या सर वो जब वो प्लैनेट्स का सब मास के ऊपर डिपेंड होता है ना, वो आदित्य 5 मीटर पर सेकंड, फिर सैटर्न का तो सबसे कम रहेगा ना, किसका, सैटर्न का, हाँ क्योंकि उसका मास बहुत कम है। बहुत कम है तो कम और रहेगा। सर रेडियस भी बहुत ज्यादा रेडियस भी इफेक्ट मैटर करती है, रेडियस बहुत कम होने की वजह से क्या होगा, बढ़ेगा ना, ये डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो दोनों चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए हमें करना है। ओके ओके सर। ओके, सर फिर सन का स्मॉल जी क्या है?
क्या सन का स्मॉल जी, जैसे हमने अर्थ के स्मॉल लिए जी 9.8 वो रख दो, उसमें टेंशन नहीं है, गूगल कर लो, सन का एवरेज रेडियस देख लो, सन का मास देख लो, रख दो, हम्म, ठीक है। बाय ओके सर। ओके, बाय बाय प्रियन, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।